Ladies and gentlemen, now sitting with me is the youngest minister in Modi's cabinet. Yes. Is that correct? Yes, it He's is. so happy when I say, it's almost like blushing. Youngest minister and perhaps the youngest aviation minister in the entire history of this country. That I'm not sure of. Why, you have haven't to checked? check. I haven't checked that. You have to check and tell me if that Arey, is true or come not. on, Mr. Naidu. But I'm I very thought happy itni to to be the checking youngest aapne ki minister hogi. in Modi ji's cabinet. That Modi much I'm ji's sure, cabinet, yeah. but you are actually the youngest aviation minister the country has ever had. Thank you. So, that's quite a thing, isn't it, for you? Thank you. Yeah, it is. पर हमारे एविएशन मिनिस्टर जी इतने युवा तो हैं, मगर इनका काम, इनका जिम्मा ये है कि भारत के एविएशन इंडस्ट्री को टर्बुलेंस से निकालकर थोड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। ये जिम्मा तो है ही, पर इन्होंने अपने अंदाज से ये भी इशारा कर दिया है कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री शायद अब पायलट सीट से कभी हटेगी नहीं। तो इनके कामकाज के अंदाज से ऐसा लगता है दैट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मगर ऐसा है सर, एविएशन एक ऐसी सेक्टर है ना, हम सब के जिंदगियों से जुड़ी हुई है। जितने सवाल आज आपसे पूछूंगी वो सब जनता के सवाल होंगे, उसके लिए हर कोई जवाब ढूंढ रहा होगा। तो शुरुआत में करना चाहूंगी नायडू जी आपसे ये पूछकर कि बस अभी 3-4 दिन पहले, और ये गंभीर बात है, 3-4 दिन पहले ही आपके दो मेजर एयरलाइंस, एक एयर इंडिया और एक इंडिगो ने ये अनाउंस किया है, और इतनी टर्बुलेंस आपके सेक्टर में चल रही है, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बहुत सारे सेक्टर में स्लैश कर देंगे, खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि फ्यूल की राइजिंग, एविएशन फ्यूल की राइजिंग प्राइसेस है। 22% वो खत्म करना चाहते हैं एयर इंडिया, इंडिगो 5 से 7% रोकना चाहता है अपनी फ्लाइट्स को। ऐसे चलता रहा तो आपकी एविएशन सेक्टर कैसे उड़ान भरेगी? नहीं, इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। एक, जो फिलहाल ये घटोतरी हो रही है ऑपरेशंस में, ये दो कंडीशंस की वजह से, एक जो वेस्ट एशिया क्राइसिस जो चल रहा है, आपने भी बोला है, जिक्र किया है, एटीएफ का प्राइसिंग। एटीएफ का प्राइसिंग इस तरह से वॉलेटाइल अभी हो गया है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द एयरलाइंस कि उनको अगर कुछ प्लानिंग करना हो, ऑपरेशंस को ठीक तरह संभालना हो, क्योंकि 40% ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज बिकॉज ऑफ द एटीएफ टुडे। तो एटीएफ ऑपरेशंस के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसके हिसाब से उन्हें ऑपरेशंस के बारे में कुछ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, बट वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम आउट, दैट आई विल आल्सो टेल अबाउट इट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट वी आर एंटरिंग अ फेज, अगर आप एविएशन पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो ये थोड़ा पता चलता है कि अभी जो जून, जुलाई और अगस्त है, ये छुट्टियों के बाद का जो सीज़न रहता है, ये जनरली ही ये एविएशन में थोड़ा सा कम होता है। इस टाइम पे ट्रैवल का वो ही कम होता है, तो व्हाट दे डू इज दे रिड्यूस देयर ऑपरेशंस, और जो फ्लाइट्स है, एयरक्राफ्ट है इनके, ये मेंटेनेंस पे वो लोग देते हैं। तो ये एक रेगुलर ट्रेंड रहता है ये 3 महीने का। ये दोनों का मिक्सअप होके अभी आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा काट दिया, जो एक सही बात नहीं है। We are running on par with the actual flight operations that were there previous year. आप सोच सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पे तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नंबर सेम है। पिछले साल जो नंबर्स इस सीजन में थे, उसी नंबर्स अभी भी हैं डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए। उसका मेजर कारण ये है कि डोमेस्टिक ऑपरेशंस में हमने 25% ऑफ एटीएफ को कैप कर दिया है, जिसके वजह से आप जब देखेंगे फरवरी में जो अराउंड 3,300 फ्लाइट्स दिन में जो रूट्स बढ़ रहे थे, वही आज अराउंड 3,300 है। सो देयर इज नो रिडक्शन इन डोमेस्टिक ऑपरेशंस एज ऑफ नाउ। जो बोला है उसका कारण वही है कि एटीएफ के वो जो वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से है, और दूसरा ये जनरल अभी जो सीजन है, ये 3 महीने जनरली ही कम होता है। सीजन को साइड में रखते हैं सर, और फ्यूल की बात करते हैं, और इस तरीके से वॉलेटाइल प्राइसेस जो फ्यूल की हैं, और अभी देखिए एक तरीके से पिछले 48 घंटों में वॉर वापस से शुरू हो गया है, बमबारी वापस हो रही है, क्या पता क्या होने वाला है। इतना डायनामिक सिचुएशन है वहां, जब तब बदल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा ही चलता रहा और भी महंगे होते रहे फ्यूल, अभी तक तो आप लोग की किस्मत अच्छी है सर कि लोग अभी भी फ्लाइट्स ले रहे हैं, मगर अगर आपने रेट्स और बढ़ाएं तो मुश्किल हो जाएगा आम जनता को फ्लाइट लेने में। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? बिकॉज इट्स अ विशियस सर्कल ना, एक बार इट गोज डाउन, इट जस्ट गोज डाउन। यस, एक चीज तो है कि आई डोंट थिंक इट्स प्योरली किस्मत, ये इसके पीछे हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए
ये सेक्टर अभी भी अफोर्डेबल रहे, उनके लिए सारी सुविधाजनक रहे। एक छोटी सी बात आपको कहती ये हूँ, आपके- यहाँ से बैंगलोर जाने, ये बाद में अगर रख लीजिएगा, आज भी जाऊं ये तो क्वेश्चन 20,000 बाद में रख लीजिएगा। ठीक I'll है, just चलिए, I'll आप just बोलिए, finish my बोलिए। anyway, any interview of mine doesn't finish without that question, so I'll have that question anyway. तो अभी जो ये क्राइसिस जब से शुरू हुआ है, हमें पहले से ही पता था कि एटीएफ पे इसका प्रभाव होने वाला है, तो हमें शुरू से ही कुछ ना कुछ पॉलिसी या रिफॉर्म लेके इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा गाइडेंस था, मार्गदर्शन था कि 25% एटीएफ को पहले कैप करेंगे, जिसके वजह से डोमेस्टिक ऑपरेशंस में हम पूरा स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएं। और दूसरा हमने किया 25% लैंडिंग पार्किंग चार्जेस जो हम एयरपोर्ट पे चार्ज करते हैं, उसमें भी 25% का कैपिंग किया, जिससे 400 करोड़ का एडवांटेज हमारे एयरलाइंस को मिला। और उसके बाद आज मैं आई फील दैट आई हैव कम एट द राइट टाइम, बिकॉज आज एक कैबिनेट हुआ था और कैबिनेट में भी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक नया स्कीम हमने लागू कर आज अप्रूव किया है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 10,000 करोड़ की एक पूल मिलेगी, जिससे एटीएफ में एक स्टेबिलिटी हम ला पाएंगे। एटीएफ को हम फिक्स कर पाएंगे एक सर्टेन प्राइस पे, और जिसके वजह से अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो ये 10,000 करोड़ से वो ट्रू अप के साथ उसको बैलेंस करने का एक मौका मिलेगा, बिकॉज ऑफ विच हमारे एयरलाइंस को अगर आगे कुछ ऑपरेशंस करने होंगे या रूट्स कुछ चलाने होंगे, तो उनके लिए एक स्टेबिलिटी होगी एटीएफ प्राइसिंग के साथ। नहीं तो आपको भी पता है कि रोज क्या हो रहा है, वहां पे किसी को कुछ पता नहीं है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसे बदल रहा है, उसका प्रभाव एटीएफ पे ज्यादा होगा कम होगा, ये बहुत वॉलेटाइल हो गया है। तो जस्ट टू गिव अ स्टेबिलिटी टू आवर एयरलाइंस, हम बोल रहे हैं उनको कि आपका 3 साल तक एक प्राइस हम फिक्स कर देंगे, तो आप इसके हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए, आपके रूट्स क्या होंगे, ऑपरेशंस क्या होंगे। ये आफ्टर थरो कंसल्टेशन विद एयरलाइंस ओनली, वेयर दे हैव आल्सो प्रपोज्ड कि इस तरह का स्कीम अगर होगा तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो उसको हमने एक पॉलिसी में की तरह कन्वर्ट करके आज कैबिनेट में भी हमने पास किया। इसको सिंप्लीफाई करिए लोगों के लिए। क्या इसका ये मतलब होता है कि अगर ये युद्ध लंबी चले, ठीक है, और आपके फ्यूल के प्राइसेस ऊपर जाएं ग्लोबली, यहां पर आप इतना इंश्योर करेंगे, ये स्टेबिलिटी, इस पूल, ये फंड के साथ में ये इंश्योर करेंगे कि वो जो बर्डन है जो एयरक्राफ्ट को पर पड़ेगा या उस एयरलाइंस पे पड़ेगा, वो जनता पर ट्रांसफर नहीं हो एयर टिकट्स के हिसाब से। क्या मैं ये समझ सकती हूँ, क्या ये सही है? और हमारे करने का इरादा भी यही था कि एयर फेयर्स पे इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और खास करके अगर आप एटीएफ का जो मैंने बोला है 40% ऑफ द एयर फेयर इज बिकॉज ऑफ द एटीएफ। अभी जिस तरह से ये प्राइस की बढ़ोतरी हुई है, 60% ऑफ द प्राइस इज बिकॉज ऑफ द एटीएफ। उसके वजह से ही एयर फेयर्स पे भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने ये पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का एक स्कीम लेके आए, जिसके वजह से अगर मानिए कि अभी मैं फिक्स करता हूँ 115 सेलिंग प्राइस फॉर एटीएफ टुडे पर लीटर, और अगर ये वेस्ट एशिया क्राइसिस के हिसाब से इंटरनेशनल प्राइस है 145, तो 30 रुपीज का डिफरेंस हुआ। बट इन दैट 30 रुपीज आई एम गिविंग अ बेनिफिट टू माई एयरलाइंस। मैं बोल रहा हूँ कि आप 115 पे ही लीजिए, ये 30 रुपीज जो लॉस है हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, वो ये जो 10,000 करोड़ का स्टेबिलिटी फंड है, वहां से वो लेके वो भी अपने लॉसेस को बैलेंस करेंगे। और आगे जाते हुए लेट्स से कि 1 साल बाद या 2 साल बाद ये 115, ये 145 जो अभी मार्केट प्राइस है, वो घटकर अगर 90 हो जाता है, तो ये 25 डिफरेंस जो ज्यादा पे कर रहे हैं एयरलाइंस, वो कंटिन्यूसली पे करेंगे। ये 25 ये प्रॉफिट में जाएगा, फिर वो 10,000 करोड़ की किटी में जाएगा। तो एक तरह से ये बैलेंस करने का, एक स्टेबिलिटी देने का है। एयरलाइंस को अभी स्टेबिलिटी चाहिए, दे वांट टू नो व्हाट प्राइस एट विच दे कैन ऑपरेट टुमारो आल्सो। नहीं, एयरलाइन को तो स्टेबिलिटी चाहिए, जनता को भी स्टेबिलिटी चाहिए सर। जरूर देंगे, है ना, हम तो जनता के लिए तो आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ कि पिछले साल इंडिगो की जब क्राइसिस हुई और उस वक्त 8,000 की टिकट 80,000 में बिक रही थी सर, हाहाकार हो गया था मार्केट में नायडू जी। और जब मीडिया ने ये हल्ला मचाया, तब सच में तभी आप लोग जागे, उसके पहले तो आप लोग जागे नहीं थे। मगर आपने जब जागे तो आपने कैप लगाया, आपने डोमेस्टिक अफेयर्स पर कैप लगाया, मुझे लगता है 18,000 रुपए का कैप लगा हुआ था। और आपने लेकिन मल्टीपल स्लैब्स हमने रखे थे, स्लैब्स आपके थे और ठीक ठाक रीजनेबल आपने कैप लगाया था, लेकिन फिर आपने कैप हटा दी। इस साल के मार्च में आपने कैप हटा दी। अब हम फिर एक बार टर्बुलेंट सिचुएशन में हैं, तो मैं जानना चाहती हूं
देखिए, अब जब मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, अगर आज रात को मैं यहाँ से दिल्ली से बैंगलोर जाऊं, वन साइड आई विल हैव टू पे अ मिनिमम ऑफ 20 to 25,000 रुपीज. दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल सर. तो आप क्या वापस कैप लगाने का सोच रहे या नहीं? मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा, आज रात को जाना है तो 3 हफ्ते पहले ही टिकट ले तो ये लीजिए. तो गलत बात है बहुत ना. अच्छा नहीं, प्राइस नहीं, आपको ये मिलने this वाला is- है. ये unfair दूसरा, है. ये जवाब ही नहीं गलत है. दूसरा हाँ. एक तो ये आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि एयर ट्रैवल एक मार्केट ड्रिवन प्राइस इकोसिस्टम के साथ जाता है. ये पूरे विश्व में एक ही तरीके से जाता है. इट इज नॉट दैट वी हैव इन्वेंटेड सम न्यू मशीन और सम न्यू सिस्टम हियर. इसके हिसाब से, मार्केट ड्रिवन के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से वो एक प्राइस बैलेंस आता है जिसके वजह से अफोर्डेबल प्राइसिंग का सिस्टम होता है. और आप जितना जल्दी ले सकेंगे टिकट तो उतना बेहतर प्राइस आपको मिलेगा. और यस, व्हेन यू गेट क्लोजर टू द ट्रैवल डेट, जरूर उस डिमांड के हिसाब से और सीट्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा. वहां पे भी मंत्रालय का पूरा मॉनिटरिंग रहता है. अगर हद से ज्यादा वहां पे कर रहे हैं तो हम इंटरफेयर करते हैं, हम उसको पेनलाइज करते हैं. दैट इज एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम दैट वी हैव, टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट इन आवर दिस थिंग. एंड द सेकंड प्रॉब्लम दैट आई वांट टू मेंशन, जो बॉटलनेक है आज इंडियन इकोसिस्टम, एविएशन इकोसिस्टम में, आज हद से ज्यादा डिमांड है, उतने एयरक्राफ्ट नहीं है. इसीलिए 1700 एयरक्राफ्ट्स की अभी डिलीवरी बाकी है. वी हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 1700 एयरक्राफ्ट्स. नो अदर कंट्री हैज दिस मच ऑर्डर. 1700. तो क्यों दिया होगा हमारे एयरलाइंस ने? जब इतना डिमांड नहीं है तो उनको क्यों जरूरत है? देयर इज अ ह्यूज डिमांड. बट अब आज के दिन पे हमारे एयरपोर्ट्स बहुत जल्दी बन गए, ज्यादा बन गए. वी हैव अराउंड 160 एयरपोर्ट नेटवर्क टुडे. और लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं. लोग भी आज कन्वीनियंट हो गए एयर ट्रैवल के हिसाब से. दे आर एबल टू बुक देयर टिकट ऑनलाइन एंड कन्वीनियंटली ट्रैवल. Different classes are coming into air travel now, middle class, lower income class, just to make that travel in that right time. They are also. तो अभी जो बॉटलनेक है एयरक्राफ्ट्स की, उसको थोड़ा सा जल्दी हमें एयरक्राफ्ट्स को लेके आने पड़ेंगे. उसके लिए हम एयरबस, बोइंग, दीज आर द बिग प्लेयर्स इन दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री राइट नाउ. तो हम उनके साथ काफी संपर्क में हैं. एंड वी आर ट्राइंग टू सी आवर बेस्ट सो दैट वी गेट मोर ऑर्डर्स इन द कंट्री. एंड दिस, इफ दिस बॉटलनेक, एंड द सेकंड वन इज टू इंक्रीज द कॉम्पिटिशन ऑल्सो. जो आप मार्केट डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं कि इतना प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ये सब अगर ज्यादा कंपटीशन है तो इन दैट कंपटीशन डेफिनेटली द पीपल विल गेट द बेटर एडवांटेज. तो उसके लिए हम चाहते हैं कि मोर एयरलाइंस आए और जो एग्जिस्टिंग है वो भी स्टेबलाइज हो. आप चाहते होंगे पर हो तो रहा नहीं है क्योंकि एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है. आप और एयरलाइंस क्यों मार्केट में नहीं ला रहे? देखिए, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है नायडू जी, आपको मानना पड़ेगा. मतलब ये तो अभी वॉर शुरू हो गया है, लेकिन वॉर के पहले अगर आप मुंबई लखनऊ की टिकट्स देखें और मुंबई आबू धाबी की टिकट्स देखें तो शायद मुंबई आबू धाबी की टिकट्स आपको कम में पड़ेंगी, मुंबई लखनऊ की टिकट्स आपको ज्यादा पड़ेंगी. और यही आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सर, क्योंकि आपने मोनोपोलाइज जो दो एयरलाइन को करने दे दिया है. इंडिगो, आई डोंट नो हाउ मच एट इंडिगो सिट्स राइट नाउ. आई थिंक 65% मार्केट शेयर इंडिगो के पास है, 25% एयर इंडिया के पास है. बचा ही नहीं किसी के लिए कुछ. तो आप इतनी डुओपली होने देंगे इनकी तो क्या करेंगे? मन मर्जी अपनी रेट्स बढ़ाएंगे. आप कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. एक चीज है, we definitely want competition. You and want it? I've always said this, right from the time I've become the minister. I've said that India has the opportunity and India has the capacity. Yeah. कि 5 एयरलाइन यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिसके पास 100 से ज्यादा प्लेन हो. मतलब एक एयरलाइन के पास उतना कैपेसिटी और डिमांड हमारे देश में है. ठीक है. बट इस तरह से एक इंडिगो ने उसके बिजनेस मॉडल के तहत उसने ऐसे ग्रो किया, उसने अपॉर्चुनिटीज उसने देखे, एंड ही मेड द राइट मूव्स एंड ही हैज ग्रोन. एंड यू कांट stop people from growing. You have to let all people grow. That should be the incentive from the government, that you let everyone grow. ऐसे क्यों restrict करें किसी को जब वो grow कर रहे हैं? Now because 65% you are saying Indigo is carrying, but Indigo is offering a service also to the people of this country. Even after having that kind of this thing, he is carrying so many people today in the country itself. That's why the rates are where they are. No. Rates is a different issue. Rates, I am telling you. These are interconnected issues. No. Rates, I am telling you, rates is because it is a different dynamic pricing system that they have. When you try to book it at a certain time, you get a certain price. And when you get closer to the travel date, you get a certain price. And when you talk about international and domestic, it always depends on between those two destinations, उस दो destinations के बीच में आप कितने seats provide कर रहे हो. ठीक है. दिल्ली लखनऊ हो सकता है कि आपको 10 flights घूमते होंगे. दिल्ली अबू धाबी आपके 30 घूमते हैं रोज.
तो जो फ्लाइट की कैपेसिटी, अगर सीट्स की कैपेसिटी अगर ज्यादा है, तो डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल दैट आर ट्रैवलिंग, द पर कॉस्ट पर सीट आल्सो विल बी रिड्यूस्ड. आप कह रहे हैं कि आपको डिमांड एंड multiple सप्लाई, airline चाहिए. डिमांड एंड सप्लाई का. ठीक है, but you want multiple airlines I in want, in and India. I am trying So to what do you see. do? What are you doing about it, sir? इसके लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो आकाशा है, हाँ, आकाशा को भी हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट को भी करीब दे बोथ हैव अराउंड 70-80 प्लेन्स नाउ okay, बिटवीन ईच अदर. Okay. तो उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं रूट्स या स्लॉट्स के हिसाब से, उनको अच्छा. एनकरेज भी कर रहे हैं कि बड़े रूट्स वो भी चलाएं, हाँ. तो ताकि उनका जो कैपेसिटी है हाँ. वो भी थोड़ा मजबूत हो. एंड वी हैव फ्लाई 91, वी हैव स्टार एयर, जो छोटे एयरलाइंस है. अच्छा. उसके लिए हम उड़ान के तहत स्कीम बना रहे हैं ताकि ये छोटे एयरलाइंस जो हैं, हाँ. जिसके लिए वाइबिलिटी काफी बड़ा एक मुद्दा बन जाता है, जी. बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉस्ट सेंसिटिव इंडस्ट्री ऑल्सो, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ स्पेशली द स्मॉलर एयरलाइंस. तो हम ये उड़ान स्कीम का एक महत्व यही था, और कि जो छोटे एयरलाइंस है उनको पूरी तरह से हम सपोर्ट करें, हैंड होल्ड करें. तो उड़ान स्कीम जो पहले 10 साल के लिए ही बना था, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 10 साल और के लिए बढ़ाया है. Okay. जिसके वजह से मेरा मानना है कि जरूर छोटे एयरलाइंस और ज्यादा आने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम बनेगा ये उड़ान. हाँ. और जो एग्जिस्टिंग जो बड़े हैं, हाँ. I'll say big ones only because Akasa has an order of 150 more coming into this. So it has the capability of becoming a big airline in the future. आकाशा ने 150 और एयरक्राफ्ट मंगवाए yes, हैं. मंगवाए हैं, already order है उनके. ठीक है. So and which can increase in the future also. Okay. And SpiceJet also has a similar order book which they want to get into. ठीक है, So अच्छी these बात are है. these are the new ones that are coming. We are trying to help them हाँ. achieve their numbers, help them achieve more better routes, help the market stabilize in such a way that no single player takes advantage. जी, बिल्कुल. अगर वहां पे किसी उस तरह का सिचुएशन बनता है, तो मिनिस्ट्री डेलिबरेटली इंटरफेयर करके वी आर ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन. देयर आर लॉट ऑफ चलिए, टेक्निकल थिंग्स इन दिस, अच्छी बट आई एम बात है. टेलिंग यू, आई एम assuring you that from the ministry and from the government side, we are actively pursuing the idea that there should be more competition in the airlines industry in the कम country. से कम रेट्स तो कम होंगे सर, मगर देखिए इतनी भी आप बुरी तो कभी तो आपने 3,000-4,000 का भी टिकट लिया होगा, हाँ, और आप बिल्कुल. तब तो हमें बिल्कुल यू नेवर थैंक मी. अभी आज आपको जाना है, आज आपको उधर You were not the बैंगलोर minister जाना है, then. तो आज मंत्री को बोल देते हैं कि you were not the minister then, और अभी उसकी क्रेडिट आप नहीं ले तो सकते हैं आप सर. बताइए कब जाना चाहते हैं, मैं ही सस्ते में टिकट दिलाता हूँ. नहीं, मुझे नहीं, आप आपको ट्रैवल प्लान दीजिए, आप- पूरे साल का ट्रैवल प्लान तब तो दीजिए. वैसे तो पूरे देश को आपको ट्रैवल मैं प्लान मंत्री दे हूँ देना देश का, चाहिए. सभी भेजे मेरे को But ट्रैवल but प्लान. on that मैं एक note- सिस्टम बनाऊंगा आईटी का सिस्टम, जिससे कि अच्छा से हो जाए. I must say कि इन्होंने जिस तरीके का प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है इस ईरान वॉर के समय पर, जब हमारे लोग दुबई में अलग अलग देशों में, खाड़ी के देश में फंस गए थे, he has been so proactive. I genuinely did not Thank you. expect that kind of a response. मेरे घर के लोग फंसे हुए थे. अरे आपके And he मोदी was जी the के one- मिनिस्टर हैं, तो ऐसे तो एक्सपेक्ट करना पड़ेगा आपको. मगर आपने किया, मोदी जी करके जिस तरह से दिखाया. काम करते हैं, तो हमें भी उस लेवल पे काम करना पड़ता है. I am actually complimenting you with the way Thank you you. handled everything. Thank So you so really, much. great going there. Thank you. But जैसा मैं कह रही थी कि इतनी भी बुरी हालत नहीं है एविएशन सेक्टर की. कुछ मैं सर के सामने, आप सबके सामने भी आंकड़े रखती हूँ. 2014 में भारत के पास ऑपरेशनल 74 एयरपोर्ट्स थे. आज वो नंबर बढ़ के 160 हो गया. इट्स डबल्ड इन मोर इन 12 years. और लेकिन ये जो बूम आई है ना, ये जो बूम है, आप बहुत बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन तब भी देखिए कंपैरिजन तो करना पड़ेगा सर. हम ये इतना बड़ा देश है, लोग देखते हैं बड़े बड़े एयर हब्स हैं, चाहे वो दुबई हो, सिंगापुर हो, कतर हो, दे आर ह्यूज. एयरलाइंस वहां रुकती हैं, उनके हब्स बने हुए हैं, वहीं से उड़ती है. हम ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने का हब बने, ऐसा कोई सपना लेके भारत चलता है? क्योंकि हमें लगता है कि आज के तारीख में हमारे एयरपोर्ट्स बड़े स्वैंकी हो गए हैं, लेकिन हम वो हब बन नहीं पाए. जो दुबई है हम उसकी भी कंपैरिजन नहीं कर पा रहे, हम सिंगापुर की कंपैरिजन नहीं कर पा रहे. आपने काम बहुत किया है, लेकिन हम वहां पहुंचे नहीं, और हम इतने बड़े देश हैं, छोटे छोटे देश से मात खा रहे हैं हम लोग. ये बहुत ही अहम सवाल पूछा आपने, और यही एस्पिरेशन है आज भारत का कि हम सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ना बढ़ाएं, हम एग्जिस्टेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम थोड़ा सा सेटल करें. और उसमें से एक है कि इतना बड़ा देश, इतने सारे एयरपोर्ट्स हमारे देश के अंदर है, तो हम क्यों नहीं हब बन सकते हैं. हाँ. विद इन द कंट्री इटसेल्फ हम हब बन सकते हैं. आज किसी को यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, तो वो वेरी इजीली वो दुबई फ्लाई कर रहा है या अबू धाबी फ्लाई कर रहा है या कहीं और फ्लाई करके उधर अमेरिका जा रहा है.
तो क्यों ना हम इस तरह का फैसिलिटी हम करें कि अगर कहीं सूरत से किसी को लंदन जाना है, या फिर वाराणसी से किसी को लंदन जाना है, या विजयवाड़ा से किसी को लंदन जाना है, तो हमारे देश में ही एक हब के पास आए, जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, तो वहां से वो करे। तो मेरे मंत्री बनने के बाद मैंने देखा इसमें कुछ सिक्योरिटी के हिसाब से कुछ ऐसा रूल बना हुआ था जिससे ये फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा था। तो हमने उस रूल का भी बदला है। एंड इन दिस मंथ इटसेल्फ आई एम वेरी प्राउड टू से कि ये पहली बार, पहले भी हुआ था एक बार, पर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाया, बट हम फिर से वापस लेके आ रहे हैं, जहां से आप इमिग्रेशन आपके बेस डेस्टिनेशन, बेस एयरपोर्ट पे आप इमिग्रेशन कर सकते हैं। देश के अंदर आप बिना एयरपोर्ट के बाहर आए आप ट्रांजिट कर सकते हैं और सीधा देश के बाहर जा सकते हैं। ये पहली बार अभी होने वाला है, एंड इन दिस मंथ इटसेल्फ वी आर गोइंग टू डू सो। ऑल द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दैट आर देयर इन द कंट्री, you don't need to have a direct connectivity from the airport to the external destination. You can come to a hub in the country itself. You don't need to recheck in your luggage. You don't need to come out of the airport and check in your whole travel. You just transit within the airport. The same thing what you're doing probably in Dubai, you get to do it in the country itself, which is actually a strong demand from the public also. Very convenient भी है। तो ये अभी शुरू होने वाला है, जिससे हमारे हब का जो एस्पिरेशन है कि हमारे देश में भी ये हब होना चाहिए, ये फेज 1 ऑफ द हब ऑपरेशंस है। ये जरूर आगे 5 साल में हमारे देश में एक अच्छा बदलाव इससे आने वाला है, बट द फेज 2 ऑफ इट इज गोइंग टू बी where you are going to create it as a international hub. मैं चाहता हूं कि अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई अमेरिका जा रहा हो तो अच्छा सा वो ट्रांजिट वो इंडिया में करे, या फिर साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप जा रहा हो तो वो यहाँ पे करे, अफ्रीका से चाइना जा रहा हो तो वो यहाँ पे करे। तो हमारा जोग्राफिकली इतना अच्छा लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडिया का, उसका अगर हम पूरा बेनिफिट हम लेना चाहते हैं तो इंटरनेशनल हब भी हमारे पास बन सकता है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज से तैयार है। जो कुछ पॉलिसी चेंजेस अगर लेके आने हो या कुछ सिस्टमिक चेंजेस हमारे एयरपोर्ट्स पे लेके आने हो, उसके ऊपर पूरी तरह से हमारे फोकस्ड अप्रोच के साथ काम चल रहा है। एंड आई कैन एश्योर यू इन द नेक्स्ट 5 years वी आर गोइंग टू सी 4 मेजर हब्स इन द कंट्री। सर नेक्स्ट 5 years में आपकी सरकार खत्म हो जाएगी ना, दूसरी सरकार होगी, किसकी होगी पता नहीं। ये क्यों कह रहे हैं आप? तो हमें कैसे हम पता? जो अच्छे काम कर रहे हैं उससे हमारे तो अंदाजा है कि अगले 15 साल तक हमारी सरकार रहेगी। तो मतलब अब मतलब 5 साल के जो 5 साल तो है मेरे पास फेज 2 इम्प्लीमेंट करने के लिए, फेज 2 इम्प्लीमेंट करने के लिए और 10 साल भी है। तो आप ये लेके चल रहे हैं कि आपके पास 15 साल और कॉन्फिडेंस मैं नहीं रखूंगा तो लोग मेरे ऊपर क्या रखेंगे? तो कॉन्फिडेंस सब ठीक है, लेकिन प्लानिंग 15 साल की आपकी होनी नहीं चाहिए। 12 साल के बाद भी आप पूछ रहे हैं, आगे 15 साल कैसे? मैं इसीलिए तो पूछ रही हूँ। इनफैक्ट अब आपसे आएंगे सही सवाल। अब आप मुझे ये बताइए कि आप अभी संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी, और संसद के रिपोर्ट बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं, आप लोग को चेक करके सरकार को ये देना पड़ता है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये माना है नायडू जी कि उनके द्वारा चलाए गए जितने एयरपोर्ट्स हैं उसमें से कई एयरपोर्ट 22 वो कह रहे हैं नॉन ऑपरेशनल हो गए। इट्स अ सीरियस थिंग, 22 एयरपोर्ट नॉन ऑपरेशनल हो गए हैं। अगस्त 2025 की एक रिपोर्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि 81 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां उन्हें नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उनको पिछले 10 वर्षों में हुआ। आपकी सरकार है, माइंड यू, आपकी सरकार है। आप यूपी में 8 आप लोगों ने छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाए थे, 7 बंद हो गए सर, 7 बंद हो गए। और क्यों बंद हो गए सर? धड़ाधड़ छोटे छोटे एयरपोर्ट। अभी आप कह रहे हैं आपको टियर 2 टियर 3 सब कनेक्ट करना है। ये हालत है आपकी टियर 2 टियर 3 की। फिर क्या विजन है हमारा? गुड क्वेश्चन, आई रियली लाइक द क्वेश्चन एंड आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर आल्सो टू द ऑडियंस। आई एम श्योर यू थॉट अबाउट द आंसर, दैट इज व्हाई इट्स ये तो बार-बार पूछते ही रहते हैं ये सवाल, पर आपका व्यूअरशिप अच्छा है तो इसमें बोल देता हूं तो शायद ज्यादा लोगों के लिए ये पहुंच सके। तो आज जो एयरपोर्ट का इकोसिस्टम जो हम बनाने वाले हैं, ये ऐसा नहीं है कि कल के लिए हम बना रहे हैं। वी आर मेकिंग इट फॉर द नेक्स्ट 10 years, 15 years, 20 years। इसके साथ, इस विजन के साथ आज हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट बनाना एक आम, लाइक इट्स नॉट अ वेरी इजी एक्टिविटी। एयरपोर्ट बनाने के लिए 500, 600, 700 एकड़ का जमीन चाहिए होता है, एंड यू नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू एक्वायर लैंड टुडे। So keeping the future operations in mind, keeping the connectivity, future connectivity in mind, we are going ahead of building the infrastructure right now itself, which is going to be advantageous for the future. और ये जो एयरपोर्ट्स अभी कुछ बंद हुए हैं, और वो जो 22 है वो ठीक नंबर नहीं है। आज के रिपोर्ट में करीब 14 ऐसे हैं एयरपोर्ट्स जो बंद है,
और जहाँ पे ऑपरेशंस नहीं है, बंद नहीं है, ऑपरेशंस नहीं हो रहे, उसमें से काफी हद तक ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं। छोटे एयरपोर्ट्स टेक्निकल टर्म में अगर मैं बता दूं तो उसका रनवे छोटा है। रनवे छोटा है ऐसा नहीं है कि वो नैरो बॉडी जैसे एयरबस है, 320 है, आपके 180 सीटर है, वो प्लेन नहीं उड़ सकता वहां से। आपके छोटे एयरपोर्ट्स हैं तो छोटे प्लेन्स की जरूरत वहां पे होती है, 9 सीटर, 19 सीटर या 40 सीटर। इसकी प्लानिंग क्यों पहले नहीं हुई थी, बंद क्यों हो गए? तो हमने बनाया, मार्केट ओपन है, कोई एयरलाइन चलाने वाला लेके आए वो प्लेन्स। बट वही प्रॉब्लम है कि आज हमारे पास उतने प्लेन्स नहीं है और उस कैटेगरी के प्लेन्स नहीं है। आज अगर वो लंबा रनवे होता, वो एयरपोर्ट पे अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नैरो बॉडी बिगर प्लेन्स भी होता तो हम एक एयरबस को चला सकते थे। बट वो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह है कि क्योंकि वो एयरपोर्ट के पास अलग से चैलेंजेस हो सकते हैं, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं जिससे हम रनवे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए हों। तो जिस हिसाब से वो रनवे बना है उस हिसाब से उस कैटेगरी के प्लेन ही वहां चल सकता है। वो कैटेगरी प्लेन्स अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो बिजनेसमैन बाहर आगे क्यों नहीं आ तो रहे हैं? आप पर भरोसा मैं नहीं है आपके क्या उन चैनल लोगों को? थ्रू मैं फिर से बोलता हूं कि कोई भी अगर एयरलाइन चलाने वाला हो, मैं मंत्री होने के नाते बोलता हूं, प्लीज कम टू द कंट्री, प्लीज ओपन अ बिजनेस। या देश में ही कोई चाहे तो एयरलाइंस चलाए। आपको मिल नहीं रहे लोग, मिल नहीं रहे क्योंकि बोलते हैं एक जो इसके ऊपर ऐसा वो टाबू कर दिया, एक स्टेटमेंट जो इजीली बोल देते हैं। हाँ। मतलब मजाक में ही बोलते हैं, बिलियनियर को मिलियनियर बनना है तो एयरलाइन शुरू। ये कौन सी बात हुई है? अगर बात सच है ना, ये सच नहीं है, देखिए ये सच नहीं आपको है। ये बताऊं, ये पता नहीं सिर्फ भारत की ही केस है या हर जगह होता है, पर मैं भारत की ही बात आपको बताऊं। आप ही मुझे बताइए, जितनी एयरलाइंस इंडिया में एक समय में एग्जिस्ट कर रहे थे, आज हर एयरलाइन या तो लॉस में जाके बंद हो जाता है या पता नहीं क्या होता है, बंद हो जाता है, कोई बचता ही नहीं। आप जेट एयरवेज देख लीजिए। इसमें एक ऐसा है कि देयर हैव बीन सम चैलेंजेस इन बिटवीन आल्सो। कोविड का जैसे एक चैलेंज था, उस टाइम ट्रैवल इंडस्ट्री पे ही इतना बड़ा नुकसान सबको वो होना पड़ा, जिसके वजह से नॉट ओनली इन द कंट्री बट इंटरनेशनली भी काफ़ी सारे एयरलाइंस पे दिक्कत हुई। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस के हिसाब से भी फिर से एक तरह का प्रॉब्लम एविएशन के सामने खड़ा हुआ। तो इस तरह के चैलेंजेस के टाइम पे हमें जरूर हमारे एयरलाइंस को थोड़ा सपोर्ट करके उनको स्टेबलाइज करना पड़ता है, जो हमारी सरकार आज कर रही है। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड या 25% ATF कैपिंग, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी आर डूइंग। बट दूसरा जो है, एयरलाइंस को भी ये वॉलेटिलिटी ऑफ द सेक्टर समझ के उनके फाइनेंशियल ऑपरेशंस में एक डिसिप्लिन भी उनको रन करना पड़ता है। तो अगर वो इस तरह से अगर दूसरे बिजनेस की तरह इसको चलाएंगे, क्योंकि इसका नेचर अलग है, आप ऐसे ही मान के चलेंगे कि ये डिमांड अच्छा है, इसको ऐसे चलाएंगे, ये करेंगे, वे करेंगे, तो इट्स नॉट लाइक अ डिफरेंट सेक्टर। सो यू नीड टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज ऑल्सो इन दिस। So if you are with the right passion and if you are with the right mind, definitely aviation is a very comfortable, very good business for the future. और मैं इंडिया में होने के नाते मैं बोल सकता हूँ कि आगे 20 साल तक ये कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव सेक्टर है, जो ईयर ऑन ईयर 10% से ज्यादा बढ़ोतरी इस सेक्टर में हो रही है। ऐसा नंबर्स आपको कोई और सेक्टर में नहीं मिलेगा। आपको कोई मिल नहीं रहा, ये भी तो आप एडमिट कर रहे हैं। आज शायद मिल जाए इसके बाद। तो ये आह्वान फिर यहीं से आप मैसेज भेज दीजिए। मैं बहुत होपफुल हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट इन द नेक्स्ट 2 years वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेनी मोर एयरलाइंस। एक ज्यादा होप यही था कि हमारे जो उड़ान स्कीम जो अगले 10 साल के लिए है, उससे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस एविएशन इंडस्ट्री में, इकोसिस्टम में बढ़ा है। जिस तरह से पिछले 10 साल में ही छोटे छोटे प्लेयर आए, जैसे स्टार वन, फ्लाई 91, इंडिया वन एयर, ऐसे काफी सारे छोटे एयरलाइंस भी आए हैं। तो अभी 10 साल का अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि एविएशन को सपोर्ट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड अराउंड 28,000 crores in this aviation industry. That is a big backing. It is. That is a big backing by the government saying that we are there to support the industry. Why don't you come ahead? And I'm sure private people also are going to come and start more airlines in this country. Okay, let's hope for the same. सर, ये इंटरव्यू मैं शायद खत्म ना कर पाऊं आपसे अगर मैं ये सवाल नहीं मैं एक चीज बोल देता हूं। आपने शुरुआत ही ऐसे करी कि ये जनता का सवाल है। वो जनता का सवाल आपने जो बोला, उसी के हिसाब से एक सक्सेस स्टोरी है हमारे एविएशन। बताइए। ये पहले जनता से जुड़ा हुआ नहीं था। ये 10 साल या 20 साल पहले की बात अगर करेंगे तो इतना जनता का सवाल नहीं आता था एविएशन में। आज आ रहा है वो, चाहे डिफिकल्ट सवाल आ रहे हो या फिर कुछ भी आ रहे हो, आज जनता से जुड़ा है, तभी आप ये सब पूछ रहे हैं, तभी आप छोड़ना भी नहीं चाहते मेरे को यहाँ पे। पर आप लोग के डायलॉग ये एक सक्सेस है। सुनिए, ठीक है, ये एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने जनता के साथ एविएशन को सही तरह जोड़ा है। आपकी ही सरकार ये कहती है कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी एयरलाइन में बिठाना है, वहां तक तो नहीं पहुंचे। अरे
आइए मेरे साथ एयरपोर्ट्स पे, कहाँ लेके जाऊं मैं? वो पूर्णिया बेचारे लेके जो जाऊं, गल्फ कंट्रीज अंडमान जाते वैसे लेके दिखते जाऊं, वही। जम्मू लेके जाऊं, कोच्चि लेके जाऊं, नहीं, आपको नहीं, इतने सारे तो मैं डिफरेंट क्लासेस के वही आज तो मैं मिल बता रही जाएंगे। हूँ, 20,000 की टिकट आप कराएंगे तो कैसे जाएगा आदमी? आप आपका चप्पल वाला ट्रैवल कैसे जाएगा आइटनरी, आप बताइए? ट्रैवल आइटनरी दीजिए मेरे को, मैं क्रॉस चेक करता हूँ कौन आपको चार्ज कर रहा है इतना ज्यादा, मैं चेक करता हूँ। दो ही तो एयरलाइन है, मैं वही तो कह रही हूँ, दो ही है। कितना आपको ढूंढना पड़ेगा? एक या दूसरा- तो इंडिगो होगा या एयर इंडिया होगा आई सर। एम टेलिंग यू, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, हाँ। आकाशा, स्टार एयर, इंडिया वन एयर, फ्लाई 91। बढ़ाइए, बढ़ाइए। आई सेड 8। ठीक है, बढ़ाइए, आपको भी बाकियों को आपको बढ़ाइए। भी कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो दूसरे एयरलाइंस का टिकट भी लीजिए, ठीक है, उनको ठीक भी है, थोड़ा ठीक है, प्रमोट कीजिए। ठीक है, बात मानती हूँ आपकी, लेकिन उनकी भी आप मार्केट शेयर बढ़ाइए ना सर, तो हमें जरूर, option- जरूर, वो जरूर। Make My Trip That is a खोलने पर commitment from मिलती my है side. option, है ना? आपने इजीली बोल दिया, मेक माई ट्रिप खोलिए, देखिए कितनी ऑप्शन मिलती है। ठीक है, उनको भी ना? ठीक करेंगे। तो चलिए, एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर। ये मैं देखिए, टुडे इट्स 3rd, 9 दिन के बाद 1 साल हो जाएंगे टू दैट वेरी डेडली, वेरी अनफॉर्चुनेट क्रैश दैट हैपेंड ऑफ एयर इंडिया इन अहमदाबाद। मैं 2 चीज़ उसमें समझना चाहती हूँ। रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है सर, रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन उसकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई थी उसमें ऑलमोस्ट ऐसा समझ में आया, जो आप लोगों ने कहा नहीं रिपोर्ट में, लेकिन लग ऐसा ही रहा था कि पायलट एरर है, क्योंकि ये घुमा फिरा के ये बात आई कि जिस लीवर की बात आप कर रहे थे कि स्विच कैसे बंद हो गया, ये कैसे एलिवेशन लूज किया फ्लाइट ने और कैसे क्रैश हो गया, तो आपके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यही समझ में आया। एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि व्हाई डिड यू स्विच ऑफ दैट पर्टिकुलर लीवर और स्विच, एंड द अदर वन सेज नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया बाय द टाइम द प्लेन क्रैशेस। अब मैं आपको मेरा सवाल यहां नहीं रुक रहा है। इस घटना के कुछ महीने बाद एक और एयर इंडिया फ्लाइट, जो कि बैंगलोर लंदन एयर इंडिया फ्लाइट थी, उसमें एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम, जो पायलट था उसने कंप्लेन किया। और मैं आप लोगों को सबको समझा दूं कि जिस स्विच की बंद होने की बात हो रही है उस फ्लाइट में, वो स्विच नहीं है, वो लीवर है। उसे आप मैनुअली पकड़ के नीचे खींचते हैं तभी वो बंद होगा, ऊपर करेंगे तो वो शुरू होगा। और वो 2 हैं, तो दोनों अचानक से गिर नहीं सकते, दोनों अचानक से ऊपर नहीं हो सकते, ऐसा मानना है एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का। लेकिन उस पायलट ने कंप्लेन किया, आपने वो सैंपल उठा के बोइंग को दे दी भारत सरकार ने। मैं डीजीसीए में गई थी तो उन्होंने बताया कि हमने वो सैंपल दिया है। हमने ये भी कहा कि टेस्ट करो इसको, अगर ये एक्चुअली बोइंग में हो रहा है, खुद से वो लीवर नीचे हो जाता, जो कि पायलट्स मानने को तैयार नहीं कि नीचे कैसे हो सकता है। दे आर सेइंग उस पायलट ने ही नीचे किया और जान के प्लेन को गिरा दिया। अब मैं समझना चाहती हूं कि अगर, और ये तो आप लोग के सामने होगा, ये टेस्ट जब बोइंग अमेरिका में करेगा, आपकी कंडीशन है भारत सरकार की कि मेरे लोगों के सामने आप ये टेस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए मैकेनिकल फेलियर होता है सर, तो मेरा सवाल आपसे ये है, फिर बोइंग की क्या होगी फ्यूचर इस देश में? आपने खुद कहा इतने सारे एयरक्राफ्ट्स के आप लोगों ने ऑर्डर कर रखे हुए हैं। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ बोइंग इन इंडिया इफ वी फाइंड कि प्रॉब्लम वो थी और पायलट एरर नहीं था? एक चीज जो है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वो आई है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वहां तक, उस समय तक जो फैक्ट्स एस्टैब्लिश करते हैं उसी को उसमें डालते हैं जी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ इंडिकेटिव रिपोर्ट है या कुछ ऐसे उसमें से कुछ इन्फरेंसेस निकलते हैं कि ये हुआ है वो हुआ है। उस समय तक वो जो भी फैक्ट्स एस्टैब्लिश कर पाए हैं वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में वो देते हैं। एंड बीइंग अ मिनिस्टर आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इन दिस एस्पेक्ट। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं कुछ इस पे स्पेकुलेट करूं या कुछ ऐसे इंडिकेट कर दूं, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट। जब फाइनल रिपोर्ट आएगा तो उसके ऊपर हम जितना चर्चा करना है, जितना इन्फ्रेंसेस हमें करना है, जितना एक्सप्लेनेशन हमें निकालने वो कर सकते हैं। वी हैव टू रेस्पेक्ट द इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ, स्पेशली इफ यू लुक एट द फैमिलीज, वी हैव टू रेस्पेक्ट देम। दे आर लुकिंग फॉर आंसर्स कि क्यों हुआ है, कि आंसर स्पेकुलेशन से नहीं हो सकते, आंसर्स किसी के स्टोरी से नहीं हो सकते, ये इन्वेस्टिगेशन के साथ ही आना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन अंटिल वी से समथिंग, बिकॉज यू ऑल्सो सेड कि ऐसा हो सकता है, इसका ये मानना है कि ऐसा हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू से ऑल दैट, आई एम जस्ट गोइंग टू वेट फॉर द एंटायर रिपोर्ट टू बी डन, बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ थरो प्रोसेस जो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है। और अपने दूसरे पॉइंट भी जो है कि बोइंग का इंडिया के साथ क्या होगा, बोइंग इंडिया के साथ क्या, बोइंग तो पूरे देश विश्व में चला रहे प्लेन्स, सो इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ बोइंग, इट्स नॉट जस्ट बोइंग इन इंडिया ओनली। सो वी आर डूइंग एन इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि इस तरह के इंसिडेंट्स आगे कैसा ना हो। दिस हैज टू बी द प्राइमरी मोटिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कब तक रिपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये अभी फाइनल स्टेजेस में है,
At any time, they have to complete the investigation. They are in the last leg of the investigation. See, the sole reason being, I want to respect the investigation. I don't want to put a timeline to them कि आप इतना जल्दी करो. मुझे सच्चाई क्या चाहिए, मुझे स्पीड से कोई वो नहीं है. मुझे सच्चाई चाहिए और मुझे सम्मान देना है वो फैमिलीज को, उनको सच्चाई पहुंचाना है. तो I want to wait for the entire report, whatever resources they need, and whatever they need to do a very thorough and fair investigation process, that I'm there to support them and to provide them. तो वो process में है. और दूसरा जो आपने बोला है कि दूसरी बार भी इस तरह से इंसिडेंट हुआ, तो आपको वो इंसिडेंट होने के बाद डीजीसीए गए, पूरा तरह से वो चेक किया, उन्होंने कोई दे डिडंट फाइंड एनी फॉल्ट. एंड उसके बाद भी just to be 200% sure, they have removed that unit, they have put a new unit in that plane and sent the old one to the original equipment manufacturer, because उसने बनाया तो उसी को तो समझ में आएगा. तो उसके साथ हमारे डीजीसीए की टीम भी गई है, जो साथ में बैठ के उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे. ये रेगुलर प्रोसेस है. और आप ऐसे मानेंगे कि इतना हो रहा है, तो सेफ्टी का क्या, करीब 1 साल हो रहा है. 1 साल में every day, you know how many number of planes are traveling in the country? Around 3,400. 3,400 flights are flying in the country, and 5 lakh passengers are flying every day in the country. And if you probably calculate, it will be around 14 lakhs flights we have had till now. 14 lakh flights after that incident. Many of them are Boeing also inside it. So अगर उसमें प्रॉब्लम होता तो कहीं तो कुछ तो प्रॉब्लम होना चाहिए था. So you have to see that in terms of safety there is no compromise attitude. Only when everything is thoroughly checked, thoroughly verified, we let the planes fly in the country. So just to make a generic statement after that incident and saying that aviation का safety का क्या हो रहा है, safety बहुत बढ़िया है. We are getting awards also in the International Civil Aviation Organization, which is the premium body which looks at all the regulations across all the countries. The safety of the country, the safety parameter of the country is continuously increasing in the international sense of the organization. So there is no problem at all, but we want to do better. We will continuously aspire to do better. Your answer brings the much needed relief that all flyers perhaps want to hear. But now I have to wrap up. But एक चीज है, समझना पड़ेगा, आपको थोड़ी वेदर का प्रॉब्लम होता है तो definitely just to ensure proper safety, they will, you know, delay the flight. They cancel the flight. Sometimes they cancel, sometimes they delay, but that is safety point of view. But we get so engrossed with our own life, with our own events, with our own, nothing specific to anyone. But this happens to me also. Last week when I was traveling from Vijayawada to Hyderabad, 1 hour flight, not even 1 hour, it's a 40-minute flight. So I boarded right on time. I was sitting in the flight. Just I boarded, the wind started. All right. So pilot was just announcing. He was feeling a little pressure कि मैं हूँ तो पता नहीं क्या मंत्री क्या सोचेंगे ये. So he was announcing कि ऐसा weather थोड़ा सा वो है, windy है. You can see the plane also moving. This was on the runway itself. Plane was little moving and all. Was that strong? That strong wind was there. So he said, let the wind settle, then we are going to take off. Then the winds didn't settle and slowly the rain also started. And I had to sit in the plane for 1.5 hours. And after 30 minutes, the pilot also comes and he says, I said, I'll be the last one to tell you to fly away. You take whatever time you want. I'll make my calls. I am very convenient. I was just hoping no other passenger complains. But so I had to wait 1.5 hours. ठीक है, तो ये message है आपका उन I'm सारे just telling the passengers to all the that safety is the priority there. Absolutely. And you have to leave it to those professionals. You have to leave it to the pilots. Yeah. You have to leave it to the safety professionals to take their own decisions. Agreed. Agreed. Totally agreed. I have to wrap up, sir. आप पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी को मिले, अपने पूरे परिवार के साथ मिले. Such lovely pictures of your son playing with the Prime Minister. Very endearing pictures. पर उसका पॉलिटिकल सवाल ये है सर, आप इतना अभी मुस्कुरा रहे थे, अभी चुप हो गए. देखिए सब पॉलिटिशियंस है, देखिए उसमें सवाल आएगा क्योंकि पिछले 20 दिन में प्रधानमंत्री जी चंद्रबाबू नायडू जी के घर चले गए, नारा लोकेश जी के पूरे परिवार को मिले, आपके परिवार को मिले. अभी कैबिनेट रिशफल होने वाला है सर. तो ऐसा है कि हम जानना चाहते हैं कि सारे एलायंस में लगता है सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सीट्स मंत्री आप ही लोग को मिलने वाले हैं इस बार. ऐसा कुछ होने वाला है, उसी की इंडिकेशन है क्या ये? ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट अ रूमर दैट इज बीन गोइंग अराउंड. एक्सपेंशन का मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि पार्टी का एक्सपेंशन तो हो ही रहा है. उसको भी रूमर बुला रहे हैं. आई डोंट नो, आई एम टेलिंग यू. ये तो मेरा एक वो था, विश था कि मैं अपने परिवार को लेके जाऊं मोदी जी के पास. उन सबका मन था.
they see me talking about him every day, so it is a genuine wish for them also to just see my boss. But how was the experience? Absolutely overwhelming. Okay. क्योंकि मैं तो काफी बार मिलता हूँ, हमारा कॉन्वर्सेशन But एक the डिफरेंट family. लेवल का होता है, हाँ. बट फैमिली का और उसमें तो मेरे को बात करने का मौका नहीं मिला. माय मदर वाज देयर एंड माय वाइफ एंड माय किड्स वर देयर, बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली ही वाज टॉकिंग विद द किड्स मोर देन एनीवन. तो मेरी बेटी के साथ बात कर रहे थे कि आप भाई का कैसे ख्याल रख रहे हो, क्या खिलाते हो उसको. So it was a very candid conversation that we had. We got to see a side in him which felt very, like a family head. Person who is part of your family, the way when he's with you at home, the way he treats you or the way he treats your family, that is exactly the kind of emotion that we felt with him. We didn't feel like we went and met a prime You could minister, see but a the family comfort. this thing. Yes, it was you that could- comfort. yes. Because I still had that kind of small barrier with him being a minister in his cabinet, but my family didn't feel it. Wow, so he made them feel that yes, comfortable. Yes, yes. Wow. And that is the charm that he carries with He him. does. That you have to give it to him. मैं बिल्कुल अब खत्म कर रही हूँ. जल्दी these are rapid fire questions, sir. इसमें please देरी मत करिएगा. जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा. So if I can't, I'll not say anything. Okay, I'll see if I'll let you pass or not. But शुरू करते हैं. एक चीज जो भारतीय एयरपोर्ट पर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है. लंबी लाइंस. उसके तो जिम्मेदार आप ही लोग हैं. But सिक्योरिटी के पास जो लंबी लाइंस है, कई जगह पे देखने को मिलता है कि आपको, आई एम जस्ट पुटिंग द आइडिया आउट, आई विल आल्सो हैव टू वर्क ऑन इट. सिक्योरिटी लाइंस के पास विदाउट टेकिंग आउट योर लैपटॉप फ्रॉम द बैग, विदाउट टेकिंग आउट योर जैकेट, मे बी people can just walk through. Oh So God, we need to I have those only kind of hope a machines, day maybe. comes जब वो हमारे बैग से सारे चार्जर्स ये ना technology- निकलवा दे, लैपटॉप ना निकलवाए. इस तरह से technology को लेके आना पड़ेगा. वाह, ये मंत्री कह रहे हैं. सो होपिंग कि आप कुछ करेंगे इस बारे में. एक ऐसी आदत जो हर भारतीय यात्री को छोड़ देनी चाहिए. भारतीय यात्री को, हाँ, एयर aviation, पैसेंजर को, हाँ. ये फ्लाइट लैंड होते ही भागने का मन करता है सबको. जैसे कि मतलब वो 2 मिनट में अगर आगे नहीं आए तो घर पहुंचेंगे ही नहीं. ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. वीआईपी सिस्टम छोड़कर आप फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एक लाइन में लगे थे कुछ दिन पहले. हमने सुना आप लोग से नहीं, बात ये तो भी कर एक रहे थे. वीडियो आया था उसका. हाँ, मैं वीडियो आया था. क्या रोज जाता सजेशन हूँ. क्या दिया लोगों ने? आप लाइन में खड़े थे उनके साथ. वो तो मैं वाइजैक जा रहा था, तो वाइजैक का ही आदमी था. सो ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट हिज डेज विद माय फादर एंड ऑल दैट. बट आई जनरली इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पैसेंजर्स एवरीवेयर. अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, कुछ जगहों पे रिव्यू करने के लिए एयरपोर्ट्स पे भी जाता हूँ, तो आई मेक इट अ पॉइंट दैट आई टॉक टू द पैसेंजर्स. पैसेंजर्स का यूजुअली रहता है कि कनेक्टिविटी और बढ़े उस प्लेस से जहाँ से भी वो आते हैं. वो काफी बार वो कहते हैं कि फ्रॉम गोइंग टू A to B दे हैव टू गो थ्रू सी. Okay. तो वो कनेक्टिंग That has फ्लाइट to be ज्यादा fixed. लेना पड़ता है, तो एक तरह का वो है चैलेंज. और दूसरा जो आपने भी बोला, एयरफेयर्स का तो रहता ही है. एयरफेयर्स का तो रहता ही होगा. बड़ा चैलेंज क्या है? नया एयरपोर्ट बनाना या मिडिल क्लास को सस्ते टिकट दिलवाना? अच्छा, मैं शायद कहूंगा कि ये दोनों चैलेंजेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है बनाने का और सस्ते दाम में दिलाने का. दोनों नहीं कर रहे हैं आप. अरे ऐसा तो मत हाँ? बोलिए. इतना अरे डिस्कस करने के बाद आप ये बोल रहे हैं. अभी तो बोला 165 एयरपोर्ट से हमारे 5 लाख पैसेंजर्स रोज घूम रहे हैं, हर क्लास के आदमी घूम रहे हैं, आप फिर जनरलाइज कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, सस्ते टिकट की बात पे मैं कह रही थी. मगर भारत का कौन सा एयरपोर्ट एविएशन मिनिस्टर का पर्सनल फेवरेट है? My personal favorite is my closest airport, Visakhapatnam, which is going to come up. Everyone should come and visit that airport, Visakhapatnam. Bhogapuram wala. Come up well. Very, very well. Yeah. And it's, in terms of design and the culture that has gone into making that airport, I can say it is one of the best in the country. Okay. But I would also say कि personal favorites और भी है. Bangalore and Mumbai in terms of design, they are very good. And there are some impactful airports. आप कभी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, होलोंगी एयरपोर्ट है ईटानगर में. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट. यू शुड गो एंड विजिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया in fact. And then we have दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, हाई इम्पैक्ट एयरपोर्ट्स. Okay. वहाँ पे जो पब्लिक लाइफ के साथ जो उन्होंने चेंज लेके आए एयरपोर्ट्स, आई वुड कंसिडर देम आल्सो टू बी वेरी हाईली इम्पैक्टफुल एंड पर्सनल फेवरेट्स. Okay, अगर आपको भारत में एक एयरपोर्ट का नाम बदलने का मौका मिले तो किसको बदलेंगे? एक क्या, मेरे पास तो मौका है सब बदलने का. आप बदलने वाले हैं हम क्या? बदलने नहीं वाले हैं. जितने मौका इंदिरा तो है. गांधी है वो सब बदल देंगे आप लोग. आई एम सेइंग मौका तो है हमारे पास. बदल रहे हैं. नहीं बदल रहे, बट ये मेरे हिसाब से, मेरे मन के हिसाब से नहीं बदलते. पर्सनल पब्लिक एस्पिरेशंस, उनके हिसाब से, उनके मन में क्या रहता है उसके हिसाब से बदलते हैं. और 6 months में हमने 3 एयरपोर्ट के बदले हैं. आई विल गिव यू द एग्जांपल्स आल्सो. तूतुकुड़ी एयरपोर्ट,
तूतुकुड़ी एयरपोर्ट अंग्रेजी में लिखा हुआ था टूटिकोरिन, हिंदी में लिखा था टूटिकोरिन, तमिल में लिखा था कि तूतुकुड़ी. तो वी हैव चेंज द होल थिंग इनटू तूतुकुड़ी. वी हैव Okay. गिवन दैट कल्चरल चेंज. Okay. औरंगाबाद में उसको नाम चेंज किया संभाजी नगर, जो पब्लिक एस्पिरेशन था कि उसको वो चेंज करें. आपका political और aspiration था, सर, कोई आदमपुर public था, aspiration नहीं था वो. आप वहां जाके बोल लीजिए फिर. अच्छा, मैं public वहां के पास. जाकर भी बोलूंगी. आदमपुर में भी हमने गुरु महाराज जी का, रविदास महाराज जी का भी वहां पे हमने दिया. तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस दैट वी हैव डन एंड इट्स प्योरली ड्रिवन बाय द स्टेट एस्पिरेशंस एंड द पब्लिक एस्पिरेशंस. ठीक है, फाइनली वन वर्ड फॉर दीज पीपल. आई एम गोइंग टू टेक द नेम नरेंद्र मोदी. What? One word for these people. Narendra Modi. Duty bound, karma yogi, Karma Yogi. Chandrababu Naidu. visionary, Okay. Jagan Mohan Reddy. vindictive, Oh God. Pawan Kalyan. passionate, Rahul Gandhi. इतना सोच रहे? inconsistent, Inconsistent. Amit Shah. political chanakya, no nonsense person. Nah, totally no nonsense person. Finally, Chirag Paswan, the other young face in the cabinet. भाई जैसा very charismatic. Okay. Bhai Jaisa. भाई जैसा Good. वो. So on that note, guys, please a huge round of applause. He doesn't give interviews so often, but he's come and taken all our questions. Very grateful, sir. Thank Very you so much, grateful for your Megha. I time. hope you are happy now. I'm happy. Thank For you. the moment, I'm happy. Thank This is no permanent happiness But here. thank you so much. Thank you, Thank everyone. you. Thank you. Let's have a huge round of applause, please, ladies and gentlemen. One of the most impactful and most articulate young ministers in the cabinet right now. Thank you, Megha. Ms. Naidu, I request you to please stay on stage as I request Sanjeev Sharma, National Director, Government Sales, ABP Network, and Aarti Khanna, Regional Sales Head, North, ABP Network, to please join us on stage and present the Honorable Minister with a memento from the ABP Network. Our gratitude to you, sir, for being here, giving us your time and your insights. I think we can do better than that. A huge round of applause, please, for the